अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़ होंगे। जी स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है और मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ और मैं आपको वर्ड टू वर्ड लर्निंग करवा रही हूँ। जी स्टूडेंट्स, अब हम एयर पैसेज वे और एंड लंग स्टार्ट करते हैं। एयर पैसेज वे क्या है? वो सारा रास्ता जहाँ से हवा ने गुजर के जाना है उसको एयर पैसेज वे कहते हैं। आप खुद ही सोचें, आप हवा अंदर लेके जाते हैं, वैसे तो मुँह से भी हम हवा अंदर ले जाते हैं, लेकिन जो अल्लाह ताला ने ऑर्गन डिज़ाइन किया है ना इस मकसद के लिए, वो स्पेशली नोज़ है। तो ज़्यादातर फिर हम हवा नोज़ से ही अंदर लेके जाते हैं, ठीक है। वैसे तो मुंह से भी सांस ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम नोज़ से ही सांस ले रहे होते हैं, नाक से ही, ठीक हो गया। अब वो हवा ने जिन जिन रास्तों से गुजरना है ना, वो सारे रास्ते एयर पैसेज वे में आते हैं। एयर मतलब हवा के पैसेज वे गुजरने का रास्ता, जहाँ जहाँ से हवा ने गुजरना है वो सारा एयर पैसेज वे में आएगा और लास्ट में हमारे पास लंग्स आ जाएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं हवा कहाँ कहाँ से गुजरती है, ठीक हो गया। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये खूबसूरत सी ह्यूमन बॉडी है, इसको बना लेते हैं। ये नोज़ है, ठीक है। आपने याद रखना है नोज़ बाहर की तरफ, आपको पता है बाहर की तरफ दो सुराख होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं, जिनको नोस्ट्रिल्स कहते हैं, ठीक हो गया। ये नोस्ट्रिल्स हैं आपके, जो बाहर की तरफ दो सुराख हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नाक के पीछे की तरफ एक खाली जगह होती है जिसको नेज़ल कैविटी कहते हैं, सही हो गया। ये नेज़ल कैविटी है। नाक के पीछे हमारे पास नेज़ल कैविटी होती है और माउथ के पीछे आपको पता है क्या होती है? ओरल कैविटी होती है। ये हमने ओरल डाइजेस्टिव सिस्टम में डिटेल में पढ़ा था। अब पीछे से जाके ना ये दोनों कैविटीज़ आपस में मिल जाती हैं, मिल के अब पीछे एक जगह बन जाएगी। इस जगह को कहते हैं फेरेंक्स, ठीक हो गया। ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है फेरेंक्स। फेरेंक्स वो जगह है जहाँ से, देखिए, नेज़ल कैविटी में से हवा ने गुजरना है, ओरल कैविटी में से फूड ने गुजरना है, ठीक। अब ये एक ही रास्ता है, इस रास्ते से खाने ने भी गुजरना है, हवा ने भी गुजरना है, फूड ने भी गुजरना है, एयर ने भी गुजरना है, इसलिए इसको फेरेंक्स कहते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि फेरेंक्स जो है ना, ये कॉमन पैसेज है फॉर द फूड एंड एयर। यहाँ से हवा ने भी गुजरना है, ठीक है। कॉमन पैसेज ऑफ फूड प्लस एयर, खाना भी यहाँ से गुजरेगा और हवा भी यहाँ से गुजरेगी, ठीक। उसके बाद क्या होता है, ये देखें, यहाँ से हवा जा रही है वो भी यहीं से गुजरेगी और ये जो खाना यहाँ से जा रहा है वो भी यहाँ से गुजरेगा। अब आगे की तरफ क्या हो जाएगा, इसके दो रास्ते हो जाएंगे, हवा का रास्ता अलग, खाने का रास्ता अलग। आगे की तरफ जो होता है वो हवा का रास्ता है, पीछे की तरफ फूड पाइप है। आप अपने गर्दन में हाथ लगाएं तो आपको ना कोई ऐसे स्ट्रक्चर नज़र आएंगे जो ऊपर नीचे हैं, प्लेन नहीं है, वो हमारा एक्चुअली विंड पाइप है, वो ट्रेकिया है, हवा का रास्ता है, ठीक हो गया। तो अब यहाँ से हमारे पास आगे ये सारा एयर पैसेज वे बन रहा है। एयर पैसेज वे क्या है? जहाँ जहाँ से हवा गुजरी है। तो हवा सबसे पहले कहाँ पे गुजरी है, आप खुद ही मुझे बताएं। नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स के बाद नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी के बाद हवा फेरेंक्स में आई, फेरेंक्स के बाद हवा यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे जब हवा आती है ना, तो यहाँ पे ना ये ऐसे करके स्ट्रक्चर बनता है। जी स्टूडेंट्स, ऐसे करके ट्यूब बनती है, ऐसे करके, ठीक है। बिल्कुल पीछे की तरफ जो ट्यूब है वो फूड पाइप है जिसने खाना आगे ले जाना है इधर। अब और ये वाली जो आगे की तरफ ट्यूब होती है, ये ट्यूब ऐसे करके होती है। अब ये ट्यूब मुझे बिल्कुल इस तरह होती है। ये बताने का मकसद क्या है, आपको ऊपर की तरफ नज़र आया है खाली ओपनिंग है, इस ओपनिंग को कहते हैं ग्लोटिस, ठीक हो गया। ये ओपनिंग जो है ये ग्लोटिस है, ये ऐसे करके, ठीक हो गया। और उसके बाद नीचे की तरफ ये जो ये ऑरेंज वाला स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये लैरिंक्स है सारा, ये लैरिंक्स है, ये आपने इस तरह याद करना है, ठीक हो गया। ये ऐसे करके मौजूद है। सबसे पहले ग्लोटिस, ग्लोटिस क्या है एक्चुअली? ये जो लैरिंक्स है ना, ऑरेंज वाला पार्ट, इसकी ओपनिंग है। लैरिंक्स की ओपनिंग जो होती है, ये जो आपको नज़र आ रही है ओपनिंग, इसको ग्लोटिस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद लैरिंक्स आ गया और लैरिंक्स के बाद नीचे की तरफ ये सारा जो वाइट वाला आपको नज़र आ रहा है इतना पोर्शन, ये सारा ट्रेकिया है या विंड पाइप है। तो इस तरह करके पड़ा होता है, ठीक हो गया। यही बात उन्होंने बुक में आपके लिखी हुई है, वर्ड टू वर्ड पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं कि जो एयर पैसेज वे होता है ये कंसिस्ट कर रहा होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। अच्छा, एयर पैसेज में क्या है, वो ऑर्गन्स आ जाते हैं जो रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैशियस एक्सचेंज इन मैन। अच्छा, और टू लंग्स, वो कहते हैं वो ऑर्गन्स जो गैशियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, वो लंग्स हैं। लंग्स के लेवल पे गैशियस एक्सचेंज हो रही होती है ना, क्योंकि ये जो एल्वुलाई हैं, मैंने आपको बताया यहाँ पे गैशियस एक्सचेंज होनी है और ये एल्वुलाई लंग्स के अंदर ही तो मौजूद हैं सारे, ठीक है। आगे वो कहते हैं कि और दूसरा क्या है, एयर पैसेज, वो रास्ता जहाँ से हवा ने इन लंग्स तक गुजर के जाना है। तो सबसे पहले वो रास्ता आएगा, ठीक है, वो सारा रास्ता है जहाँ से हवा ने गुजर के जाना है लंग्स तक जाना है। फिर लंग्स आगे, लंग्स वो ऑर्गन्स हैं जिन्होंने गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस करना होता है, क्योंकि इन्हीं के अंदर ये खूबसूरत गोल एल्वुलाई स्ट्रक्चर मौजूद हैं जिनमें गैशियस एक्सचेंज होनी है, ठीक हो गया। अब वो कहते हैं कि एयर पैसेजवे की बात कर लेते हैं। एयर पैसेजवे के अंदर सबसे पहले आपके क्या आ जाता है, नोस्ट्रिल्स आते हैं, लेकिन उसने नोस्ट्रिल्स आपके बुक में नहीं लिखा हुआ तो कोई बात नहीं, ठीक है। उसने कहा है कि नोज़ आ जाता है, उसने नोज़ ही लिख दिया बस, ठीक है।
नॉस्ट्रिल्स और नेज़ल कैविटी, उन दोनों को मिला के इसने नोज़ ही कह दिया, तो आप भी नोज़ ही कह दें। एयर पैसेज में सबसे पहले नोज़ आ गया, नोज़ के बाद क्या आ गया, खुद ही बताया मुझे, फेरेंक्स आ गया। ठीक है, ये देखें फेरेंक्स आ गया, वही जो मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाई थी, नोज़ के बाद ये फेरेंक्स आ गया। ठीक, फेरेंक्स के बाद आपको मैंने बताया था क्या आता है, ओपनिंग आती है, इस ओपनिंग को ग्लोटिस कहते हैं। ठीक है, सही हो गया। लेकिन ओपनिंग जो एक स्ट्रक्चर तो नहीं है ना, बस ये खाली ओपनिंग ही है, तो इसलिए उन्होंने ग्लोटिस का नाम नहीं लिखा हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा है यहाँ पे लैरिंक्स आ जाता है, और लैरिंक्स के बाद आप मुझे खुद ही बताएं, ये सारा जो है वाइट वाला ये ट्रेकिया है या विंड पाइप है जिसमें से हवा ने गुजरना है। ठीक, तो पहले लैरिंक्स आ जाएगा, फिर ट्रेकिया आ जाएगा। अब ट्रेकिया आगे जाएगा और जाके 2 ट्यूब्स के अंदर टूट जाता है, डिवाइड हो जाता है। ये देखें, ये ट्रेकिया सारा। ठीक, ट्रेकिया ने आगे जाके 2 ट्यूब में डिवाइड हो जाना है, इनको कहते हैं ब्रोंकाई। ठीक, ट्रेकिया ने जब लंग्स के अंदर एंटर हो लेना तो इसने 2 ट्यूब में टूट जाना है, ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई ने मज़ीद, ये देखें, ये राइट ब्रोंकस है, ये लेफ़्ट ब्रोंकस है, और ये राइट ब्रोंकस है। इसको, ये वाली जो इस साइड वाली है ये लेफ़्ट है, हालांकि आपकी राइट साइड बन रही होगी, आपको तो ये लग रहा है कि मेरा ये राइट हैंड है तो ये राइट साइड होनी चाहिए, लेकिन मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं अपने सामने वाले शख्स की बात कर रही हूँ, जो मेरे सामने शख्स खड़ा हुआ है। आपने किसी को अपने सामने खड़ा करके देख लेना है, जो आपकी राइट साइड होगी वो उसकी लेफ़्ट साइड बन रही होगी, जो आपकी लेफ़्ट होगी उसकी वो राइट बन रही होगी। ठीक हो गया, तो मैं सामने वाले शख्स की बात कर रही हूँ, इसलिए उसने लेफ़्ट ब्रोंकस लिखा है। इसी तरीके से उसने लिखा है पूरा लेफ़्ट लंग है और ये पूरा राइट लंग है। ठीक, और ये लंग्स के नीचे छोटू सा स्ट्रक्चर होता है, थिक मसल्स का बना हुआ रेड कलर का, जिसको डायफ्राम कहते हैं। सही हो गया, ये ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है, मोटा सा मसल्स का बना हुआ। ठीक, इसको डायफ्राम कहते हैं। सही हो गया। अब वो कहता है कि अब ये जो लंग्स के अंदर ब्रोंकाई एंटर हो गई ना, इन ब्रोंकाई ने मज़ीद आगे लंग्स के अंदर जाके टूटना है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर में टूटना है। अगर मैं इसको बोर्ड पे आपको समझाऊँ ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आए। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए ट्रेकिया था, ट्रेकिया मैंने आपको बताया आगे जाके 2 ट्यूब्स में टूट जाता है, जिनको ब्रोंकाई कहते हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद ये हमारे पास एक लंग है, ये दूसरा लंग है। ठीक हो गया। अब लंग के अंदर जब ब्रोंकाई ने जाना है ना, तो इसने मज़ीद छोटे ट्यूब्स के अंदर टूट जाना है, मज़ीद छोटे छोटे ट्यूब्स टूटता रहेगा, छोटे छोटे ट्यूब्स के अंदर मज़ीद टूटता रहेगा। ठीक है, इन छोटे छोटे ट्यूब्स को जो आगे बनती जा रही हैं, इनको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ये ब्रोंकाई था। ठीक है, और ये ब्रोंक्यूल्स। ठीक, दोनों को मिला के ब्रोंकाई कहते हैं, एक को ब्रोंकस कहते हैं। ये एक ब्रोंकस है, दूसरा ब्रोंकस है, इन दोनों को मिला के ब्रोंक्यूल्स कहेंगे। ठीक हो गया, सॉरी, इन दोनों को मिला के ब्रोंकाई कहेंगे। और उसकी ब्रोंकाई ने आगे जाके छोटे छोटे ट्यूब्स के अंदर टूटते जाना है, और उनको उन छोटे छोटे ट्यूब्स को ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। अब जब छोटे ट्यूब टूट के ऐसे छोटे ट्यूब्स टूटती जाएंगे ना, तो एंड पे जाके क्या होगा, एंड पे जाके ब्रोंक्यूल, जो सबसे आखिर वाली ब्रोंक्यूल होगी ना, उसने मज़ीद आगे टूटना और टूट के उसने ऐसे करके स्ट्रक्चर बनाने हैं। इसको कहते हैं एल्व्यूलर डक्ट। एल्व्यूलर डक्ट के आगे ऐसे करके एक अंगूरों का गुच्छा बनता है, ऐसे करके, बिल्कुल ऐसे जैसे अंगूरों का गुच्छा होता है। ठीक है, इस अंगूरों के गुच्छे को हम कहते हैं एयर सैक। ठीक है, ये पूरा, ये एल्व्यूलर डक्ट थी, ये वाली। ठीक, और आगे जो पूरा अंगूरों का गुच्छा है, इस पूरे गुच्छे को एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो इसको कहते हैं एयर सैक या एल्व्यूलर सैक, क्योंकि इसमें सारे एल्वुलाई हैं। और ये जो एक स्ट्रक्चर है ना, ये एक एल्वुलाई है, एक एल्वुलस है, ये तीसरा एल्वुलस है, चौथा एल्वुलस है, पांचवा एल्वुलस है, छठा एल्वुलस है। ठीक हो गया। तो इस तरह करके हम, और ये भी यही मौजूद है। सही हो गया। मैं यहाँ पे बना नहीं पा रही क्योंकि मुझे जगह नहीं मिल रही। यहाँ पे इस तरह करके एल्वुलर डक्ट होगी, और एल्वुलर डक्ट के बाद मैंने आपको बताया ऐसे करके स्ट्रक्चर्स होंगे। इसी तरीके से एंड पे एल्वुलर डक्ट होगी, और इस तरह करके ये एल्वुलाई होंगे। सही हो गया। तो ये लंग्स में, और ये लास्ट में जो एल्वुलाई होते हैं, ये रेस्पिरेटरी सरफेस है। ये वो जगह है जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होना है। क्योंकि ये जो एयर सैक हैं, जो मेरे एल्वुलाई हैं, इनके ऊपर अल्लाह ताला ने सारी ब्लड वेसल्स रखी हुई हैं। 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, आपने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। और चीज़ों का जो एक्सचेंज होना होता है ना, वो कैपिलरीज के ज़रिए से होता है। क्योंकि कैपिलरीज बहुत पतली पतली होती हैं, आपने देखा होगा कैपिलरीज का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, थिन वॉल्ड, बहुत पतली पतली हैं, तो आराम से चीज़ें अंदर बाहर मूव कर सकती हैं। खुद ही सोचे, अगर ये आर्टरी की वॉल ना बहुत मोटी होती है, तो चीज़ें बाहर अंदर नहीं जा सकती। इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स रखी हैं वो कैपिलरीज हैं। इनके ऊपर सारी ना ब्लड वेसल्स हैं, ऐसे करके इनके ऊपर सारी ब्लड वेसल्स का जाल होगा, जिनको कैपिलरीज कहते हैं। आपके बुक में डायग्राम देखें, यहाँ पे बनी हुई है। मैं खुद से कुछ भी नहीं बता रही आपको। ये देखें, वही बात जो मैंने आपको बताई, ये देखें, ये हमारे पास ना एल्वुलाई हैं सारे अंगूरों की तरह गुच्छे, और इन एल्वुलाई के ऊपर ये देखें, आपको नज़र आ रही है ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज का जाल बिछा हुआ है। इस वाले एल्वुलाई से उन्होंने ना कैपिलरीज हटा के दिखाई हुई हैं।
क्योंकि कैपिलरीज जब हैं तो फिर तो एल्वुलाई से नज़र नहीं आ रहे, तो आगे से इन्होंने कैपिलरीज हटा दिए ताकि आपके एल्वुलाई अच्छे से नज़र आ जाए कि एल्वुलाई की शक्ल कैसी होती है। ठीक हो गया, तो ये उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, बुक से पढ़ लेते हैं। अब वो कहते हैं ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई ने मज़ीद आगे टूटने और टूट के ब्रोंक्यूल्स बनाने हैं, और ब्रोंक्यूल्स ने मज़ीद आगे टूट के क्या बनाना है वो आगे इन्होंने लिखा हुआ है डिटेल में, यहीं पे आपको मिलेगा। ठीक हो गया, ये देखिए कि ब्रोंक्यूल्स ने आगे मज़ीद टूटना है, टूट के एल्वुलर डक्ट्स बनानी है, और एल्वुलर डक्ट्स के अंदर एल्वुलर डक्ट से आगे जो हमारे पास ये देखें वही मैंने आपको बताया, ये एल्वुलर डक्ट है। एल्वुलर डक्ट से आगे आपके पास जो स्ट्रक्चर बनता है उसको एयर सैक कहते हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं एल्वुलर डक्ट से आगे एयर सैक है, और एयर सैक के अंदर काफ़ी एल्वुलाई होते हैं, ये हम आगे जाके पढ़ लेंगे जब हम इधर पहुँचेंगे। लेकिन अब हम सबसे पहले जो एयर पैसेज हुए हैं ना, इनको एक एक को हमने डिटेल में पढ़ना है। लाइक सबसे पहले हमने नोज़ की बात की, हवा सबसे पहले नोज़ में जाएगी, तो नोज़ में अब हम नोज़ को डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक हो गया, अच्छा नोज़ को डिटेल में पढ़ना। अच्छा नोज़ क्या, वो कहते हैं कि एलिवेटेड ऑर्गन है, एलिवेटेड स्ट्रक्चर है। एलिवेटेड का मतलब है आपको पता है आपका पूरा चेहरा ऐसे करके फ्लैट है, तो एक रेज्ड चेहरे के ऊपर एक थोड़ा सा पार्ट रेज हो रहा है, इसलिए उसको एलिवेटेड कह रहे हैं। पूरा चेहरा तो आपका फ्लैट है ना, तो फ्लैट चेहरे पे थोड़ा सा पार्ट बाहर की तरफ निकला हुआ है जिसको जो नोज़ है, तो ये बात उसने की है। नोज़ जो है दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, आप नाक के अंदर हाथ मार के देखें, एक ये वाला साइड है और एक राइट साइड है और एक लेफ़्ट साइड है, तो दो पार्ट्स के अंदर नोज़ डिवाइड हुआ है। अच्छा वो कहते हैं सबसे पहले बाहर की तरफ जो ओपनिंग्स होती हैं, एक्सटर्नल ओपनिंग जो बाहर की तरफ ओपनिंग्स होती हैं नोज़ की, उनको नोस्ट्रिल्स कहते हैं। बिल्कुल मैंने आपको बताया था ना, इधर दो नोस्ट्रिल्स होते हैं, ये जो बाहर की तरफ आपके दो सुराख हैं, इन सुराख को नोस्ट्रिल्स कहते हैं। और इन नोस्ट्रिल्स के अंदर आप हाथ लगा के देख लें, बाल हैं, हेयर्स हैं। ठीक हो गया, सही हो गया। इसके अलावा ये तो सारी बातें आपको पता है, आपके अंदर मौजूद हैं, तो आपको याद करने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। अच्छा नोस्ट्रिल्स के आगे आपको पता है नेज़ल कैविटी है, ये जो नोस्ट्रिल्स हैं, जो बाल हैं, जिनके अंदर बाल हैं, आगे की तरफ थोड़ा हाथ मारे ना तो एक खाली जगह मिलती है जिसको नेज़ल कैविटी कहते हैं। सही हो गया, ये देखें ये नोस्ट्रिल्स हैं, और इन नोस्ट्रिल्स के बाद ये सारी नेज़ल कैविटी है, ब्लू वाली। अब वो कहते हैं जो नेज़ल कैविटी है ना, इसकी टॉप में, ये जो टॉप पार्ट है ना, यहाँ पे ना अल्लाह ताला ने ऐसे करके नर्व सेल्स रखे हुए हैं, ऐसे करके सारे नर्व सेल्स हैं। ये सेल्स ही हैं, बस इन सेल्स ने क्या करना है, जो भी, क्योंकि नाक से हम सूंघते भी हैं, स्मेल भी करते हैं ना, तो जो भी आपने चीज़ें सूंघनी है, स्मेल करनी है, वो सिग्नल जो है ब्रेन की तरफ लेके जाने हैं, ताकि ब्रेन आपको बताए कि जो स्मेल आपने सूंघी है कैसी है, अच्छी है, बुरी है, कि कैसे आपने रिएक्ट करना है, आपने इस जगह से दूर भाग जाना है, इस जगह पर रुकना है, तो सब कुछ। तो ये जो सेल्स है ना, ये सेल्स ये सेंसेशन ऑफ स्मेल, सूंघने की जो सेंसेशन है, ये ब्रेन तक लेके जाते हैं, और ब्रेन फिर आपको बताएगा कि वो स्मेल कैसी है। इसलिए वो कहता है कि टॉप ऑफ द नेज़ल कैविटी जो है हैव लाइनिंग ऑफ नर्व सेल्स, इसके ऊपर एक लाइनिंग है, नर्व सेल्स की लाइनिंग है, ये सारे नर्व सेल हैं। ठीक हो गया, विच आर रिस्पॉन्सिबल, उनका क्या काम है, फॉर द सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल की सेंसेशन ब्रेन तक लेके जाना। ठीक हो गया, उसके बाद वो कहता है कि आपको नेज़ल कैविटी, इसके अलावा ये सारी नेज़ल कैविटी के टॉप पार्ट में तो ये चीज़ आ गई ना, नेज़ल कैविटी की जो सारी वॉल है इसके अंदर, और बेस मतलब जो नीचे वाला पार्ट होता है नेज़ल कैविटी का, वहाँ पे सीलियाँ हैं। एक्चुअली मैं आपको नेज़ल कैविटी का स्ट्रक्चर बोर्ड पे बना के दिखाऊं तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको। जी स्टूडेंट, की नेज़ल कैविटी, अब आपको पता है आपकी पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है, तो नेज़ल कैविटी भी सेल्स से लाइन होती है। जो भी सेल्स लाइनिंग बना रहे होते हैं ना किसी भी चीज़ की, बेशक वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आपने पूरा पढ़ा, एलिमेंट्री केनाल जो था पूरा फूड पाइप है, याद आपको याद आ रहा हो, आपका स्टमक था, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन थी, वहाँ पर भी जो सारे सेल्स थे ना वो एपिथेलियल सेल्स थे, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसी तरीके से जो भी सेल्स लाइनिंग बना रहे होते हैं ना वो हमेशा एपिथेलियल सेल्स होते हैं, इसीलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स रखे हुए हैं। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स हैं। ये एपिथेलियल सेल्स के ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं जिनको सीलिया कहते हैं। ठीक है, ये ना ऐसे करके मौजूद होते हैं, इनके ऊपर छोटे छोटे बाल हैं जिनको सीलिया कहते हैं। अब इसके अलावा इन एपिथेलियल सेल्स के दरमियान में भी छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो मैं आपको नेट से बना के दिखा रही हूँ। ठीक है, कहीं ये मौजूद होते हैं। इन सेल्स को कहते हैं गोबलेट सेल्स। इन सेल्स ने म्यूकस रिलीज़ करना होता है। म्यूकस ने अब क्या काम करना है ये आपने अभी से समझ लेना है, ये आगे बहुत बार आना है इस चैप्टर में। ठीक है, अब ये जो गोबलेट सेल्स है ना, इन्होंने म्यूकस रिलीज़ करना है। म्यूकस ना एक स्लाइमी सा चिपचिपा सा मटीरियल होता है, यहाँ पे मान लो म्यूकस रिलीज़ किया हुआ है सारा। ठीक, ये चिपचिपा सा स्लाइमी सा मटीरियल है। इस मटीरियल ने क्या करना है, जो बाहर से डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं ना, चूँकि चिपचिपा सा है, उन डस्ट पार्टिकल्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेना है, अपने अंदर उनको आगे नहीं जाने देना, उनको अपने अंदर यहीं पे ट्रैप करके रख लेना है। ठीक हो गया, जब इनको यहाँ पे ट्रैप करके रख लेना है ना, तो ये जो सीलियाँ छोटे छोटे बाल हैं
इन बालों ने फिर मूव करना है। पहले म्यूकस ने काम करना है। म्यूकस ने क्या काम किया, सबसे पहले गोबलेट सेल ने म्यूकस रिलीज़ किया। अब म्यूकस यहाँ पे पड़ा हुआ है, इंतज़ार कर रहा है कि बाहर से हवा आए और हवा के अंदर डस्ट पार्टिकल्स आएंगे। इसने उन डस्ट पार्टिकल्स को अपने अंदर ट्रैप कर लिया। अब ये सारे डस्ट पार्टिकल्स, मान लो मैं ब्लैक वाले डस्ट पार्टिकल बना रही हूँ, ये डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इस सीलिया अब मूव करेंगे। ये सीलिया छोटे छोटे बाल हैं, इन बालों ने ऐसे करके मूव करना है, ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। ऐसे करके इन्होंने मूव करना है। मूव करके जो सारा म्यूकस है ना, स्लाइमी सा मटीरियल, इसको फेरेंक्स की तरफ फेंक देना है। फेरेंक्स की तरफ इसको मूव करवा देना है। अब फेरेंक्स की तरफ जब ये एक बार आ गया ना, तो फेरेंक्स से गला है फेरेंक्स, ठीक है। फेरेंक्स से आगे आपको पता है फूड पाइप आती है, ठीक है। वो मैं यहाँ पे बना नहीं रही, लेकिन फेरेंक्स से आगे आपको पता है 2 पाइप आते थे, एक फूड पाइप था, एक विंड पाइप था। तो फेरेंक्स से आगे फूड पाइप में अब इस म्यूकस ने चले जाना है, और फूड पाइप से आगे फिर स्टमक आता है, और स्टमक के अंदर उस म्यूकस ने चले जाना है। और स्टमक के अंदर आपको पता है एसिड होता है। एसिड ने क्या करना है, इस म्यूकस को फिर बर्न कर देना है, जला देना है, इसको ख़त्म कर देना है। इसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर देना है इस तरीके से। या फिर क्या होता है, एक ये रास्ता है कि वो यहाँ से इधर चला जाए, या इस म्यूकस को आप फिर बाइट स्पिट कर देते हो थूक के ज़रिए से, ठीक हो गया। थूक के ज़रिए बाजू का जब आप स्पिट करते हो ना, बाइट थूक फेंकते हो, तो उसमें एक स्लाइमी सा ग्रीन कलर का मटीरियल आ रहा होता है, ठीक है, जिसको बलगम कह रहे होते हो आप बाजू का, तो ये वो म्यूकस ही होता है, ठीक है। और उस म्यूकस के अंदर एक्चुअली वो डस्ट पार्टिकल्स, वो बैक्टीरिया, वो जरासीम, जर्म्स वगैरह जो बाहर से आए हैं वो ट्रैप हुए हुए थे। तो इस तरीके से काम चल रहा होता है। यही उन्होंने नेज़ल कैविटी के अंदर आपके लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं बुक से। वो कहते हैं कि नेज़ल कैविटी की पूरी वॉल में भी, नेज़ल कैविटी के सारी वॉल में भी ये लगे होते हैं, और बेस पे भी लगे होते हैं नेज़ल कैविटी की, ये छोटे छोटे से। वो कहता है कि क्या वॉल्स एंड बेस ऑफ नेज़ल कैविटी को लाइन किया होता है सीलिया ने, ठीक हो गया, सही हो गया। इसके अलावा वो कहते हैं कि सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स के दरमियान में गोबलेट सेल्स भी होते हैं। वही जो मैंने आपको बताया, ये एपिथेलियल सेल हैं सारे, और इनके ऊपर चूँकि सीलिया है तो इसलिए इनको कहते हैं सिलिएटेड एपिथेलियल सेल। इनके दरमियान में मैंने आपको बताया ये रेड वाले गोबलेट सेल्स हैं। और ये जो गोबलेट सेल्स हैं ये क्या करते हैं, ये स्टिकी फ्लूइड रिलीज़ करते हैं, चिपचिपा सा मटीरियल रिलीज़ करते हैं, जिसको म्यूकस कहते हैं। और उस म्यूकस का क्या काम होता है, म्यूकस ने सारे बाहर से जो जरासीम, जो बैक्टीरिया जो भी आ रहे हैं उनको अपने अंदर ट्रैप करना है, और ट्रैप करके उनको आगे या तो फेरेंक्स की तरफ मूव करवा देना है, या उनको बाहर मूव करवा देना है। ये देखें, वो कह रहा है कि नेज़ल कैविटी के बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, सबसे पहली बात तो नेज़ल कैविटी ने क्या करना है, जो हवा बाहर से अंदर एंटर हो रही है ना, अब वो हवा ठंडी हवा है, सही है, और उसमें मॉइस्चर भी नहीं है, बड़ी ड्राई सी एयर है। उस हवा को गर्म करना, उसको वार्म करना, और उस हवा को मॉइस्ट करना, नरम करना, नेज़ल कैविटी के अंदर ये जो म्यूकस पड़ा हुआ है ना, ये जो यहाँ पे म्यूकस पड़ा था, वो जो गोबलेट सेल्स ने म्यूकस रिलीज़ किया था, उसका काम है। सही हुआ, वो यही कह रहा है। देखिए बुक से पढ़ लेते हैं। जो एयर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एंटर हो रही होती है उसको वार्म करना ज़रूरी है, थोड़ा गर्म किया जाए। क्यों, ताकि वो जो हवा है उस हवा के टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर के इक्वल किया जाए। बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, और जो बाहर से हवा आ रही है वो ठंडी हवा है, तो हवा के टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर के अंदर के साथ इक्वल करने के लिए नेज़ल कैविटी के अंदर काम होगा, ठीक है। वो कहता है जो हवा रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एंटर होती है उसको गर्म करना ज़रूरी है, उसको थोड़ा मॉइस्ट करना ज़रूरी है, उसको थोड़ा उसके अंदर थोड़े वाटर रैपर्स डाले जाएँ, उसको थोड़ा नरम किया जाए, ठीक है, उसको थोड़ा उसमें थोड़ी नमी लाई जाए। और तीसरा, उस हवा को फ़िल्टर करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जो बाहर से हवा आ रही है वो पाक साफ़ तो है नहीं, उसके अंदर इतने डस्ट पार्टिकल्स है, इतने जरासीम है। क्यों, ताकि क्योंकि वही हवा ने नीचे जाना है लंग्स में, और अगर वही गंदी हवा जरासीमों वाली डस्ट वाली हवा में लंग्स में चलेगी तो लंग्स तो डैमेज हो जाएंगे मेरे, ठीक हो गया। तो इस चीज़ को बचाने के लिए ऊपरी हवा को फ़िल्टर किया जाएगा। मकसद क्या है, ताकि लंग टिश्यू को साफ़ सुथरा रखा जाए। अब वो कहता है कि जो हेयर, अच्छा मैंने आपको बताया कि नोस्ट्रिल्स के अंदर भी हेयर लगे होते हैं, ये जो नोस्ट्रिल्स हैं इसके अंदर भी आपके बाल लगे हुए हैं। इन बालों ने क्या करना है, जो लार्जर डस्ट पार्टिकल्स है ना उनको ट्रैप करना है। जो बाहर से हवा आ रही है उस हवा के अंदर बड़े बड़े डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं उनको ट्रैप करना है, ठीक है। लार्जर डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करने के बाद जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स बच जाएंगे ना, उनको फिर वो जो आगे म्यूकस यहाँ पे पड़ा हुआ है ना, ये वाला जो म्यूकस गोबलेट सेल्स ने रिलीज़ किया था, ये म्यूकस ये उनको ट्रैप करेगा। वैसे तो ये जो नोस्ट्रिल्स के अंदर यहाँ पे बड़े बड़े जो बाल हेयर्स लगे हुए हैं उन्होंने लार्जर डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेना है। अब बड़े बड़े पार्टिकल यहाँ पे ट्रैप होकर छोटे रह गए हैं, तो उन छोटों को फिर म्यूकस डील करेगा। सही हो गया। तो वही बात उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है कि हेयर जो लाइनिंग कर रहे होते हैं एंट्रेंस टू द नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी की एंट्रेंस पे जो
नोस्ट्रल्स थे उसके अंदर जो बाल लगे हुए हैं उन बालों ने क्या करना है, लार्जर डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करना है। इंपॉर्टेंट बातें आपने याद रखनी है, लार्जर डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। जबकि आगे अंदर की तरफ जो थिन लेयर ऑफ म्यूकस पड़ी हुई है, अंदर की तरफ म्यूकस की एक पतली सी लेयर है, वो क्या करेगी, उस म्यूकस ने क्या करना है, एम से म्यूकस, एम से मॉइस्चर, उसने हवा को मॉइस्ट करना है, नरम करना है, एक तो पहली बात। दूसरी बात, उसने क्या करना है, जो छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको ट्रैप करना है, और जो छोटे छोटे स्मोक के पार्टिकल्स हैं उनको ट्रैप करना है। सही हो गया, ये म्यूकस का काम हो गया। ये म्यूकस का फंक्शन वो आपसे पूछ सकते हैं। तो म्यूकस के दो फंक्शन है, एक क्या फंक्शन है म्यूकस का, मॉइस्चर, एम से म्यूकस, एम से मॉइस्चर। एक तो हवा को मॉइस्ट करना, नरम करना, मतलब कि उसके अंदर वाटर वेपर्स डाल देना, क्योंकि जो बाहर से हवा आ रही है ना वो ड्राई है, उसमें वाटर वेपर्स नहीं है, तो उसके अंदर वाटर वेपर डाल देना, पहली बात। दूसरी बात क्या है, उस हवा के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो स्मोक के पार्टिकल्स हैं, उनको ट्रैप करना, डस्ट पार्टिकल्स प्लस स्मोक पार्टिकल्स को ट्रैप करना, ये काम है। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया, अब जब इन्होंने म्यूकस ने सब कुछ ट्रैप कर लिया, अभी म्यूकस यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको यहाँ से कहीं मूव करवाओ भाई, ये तो रास्ते में रुकावट बनेगा। तो ये जो छोटे छोटे सीलिया अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं, वो सीलिया बीट करेंगे, वही बात जो मैंने आपको बताई। अब सीलिया जो है वो स्वीप करेंगे, और ट्रैप्ड पार्टिकल्स जो म्यूकस के अंदर मौजूद थे और जो म्यूकस था उसको फेरिंक्स की तरफ स्वीप करेंगे। सीलिया ने बीट करना है, और बीट करके ऐसे से करके ऐसे करके इस म्यूकस को धक्का मार के फेरिंक्स की तरफ भेज देना है। सही हो गया। फिर आगे क्या होगा, वो कहता है आगे आप उसको या आगे स्वेलो कर लोगे, या तो उस म्यूकस को निगल के फूड पाइप में ले जाओगे, फूड पाइप से स्टमक में ले जाओगे और स्टमक उनको डिस्ट्रॉय कर देगा, या आप उसको स्पिट आउट बाहर थूक देते हो। सही हो गया। तो इस तरीके से अब जो आपकी हवा अंदर जा रही है वो थोड़ी बहुत ही साफ़ हो गई है, उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स वगैरह नहीं है, साफ़ एयर है। सही हो गया। अब वो कहते हैं कि बाय द टाइम जब तक हवा लंग्स में एंटर होती है ना, तो वो हवा अच्छी खासी साफ़ हो चुकी होती है, उसमें डस्ट फ्री होती है, वो जर्म फ्री होती है, वो वार्म होती है, वो मॉइस्ट होती है। ठीक है। क्यों, ये देखें जो हवा, क्योंकि ऊपर सारी हमने हवा के अंदर से जरासीम वगैरह जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको हमने रिमूव कर दिए, तो अब हवा जब लंग्स में जाएगी, जर्म फ्री, डस्ट फ्री, वार्म, मॉइस्ट, नरम गरम वार्म मॉइस्ट, इस तरह आपने याद कर लेना, इस तरह होगी। अभी जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, इन तमाम प्रोटेक्टिव मेजर्स की वजह से आपके लंग्स बड़े साफ़ रहेंगे, क्योंकि नीचे जो हवा जा रही है वो साफ़ सुथरी हवा है। जब लंग्स साफ़ रहेंगे तो लंग्स अपना अच्छा जो इनका इंपॉर्टेंट काम था गैसियस एक्सचेंज का, वो अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक हो गया। अब हमने ये अभी सिर्फ हमने नेज़ल कैविटी को पढ़ा है। ठीक। अब हम फेरिंक्स को डिटेल में पढ़ लेते हैं। फेरिंक्स क्या होता है? फेरिंक्स क्या है? इट इज़ एयर इज़ ड्रॉन आउट ऑफ नेज़ल पैसेज। वो कहता है हवा जो है ना अब नेज़ल कैविटी से आगे की तरफ जाती है, एक चैनल के अंदर जाती है, उस चैनल को फेरिंक्स कहते हैं। मैंने आपको बताया नेज़ल कैविटी और ओरल कैविटी के पीछे एक स्ट्रक्चर है जिसको फेरिंक्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो फेरिंक्स होता है इट इज़ बैक ऑफ द माउथ, माउथ के पीछे की तरफ मौजूद है, बिल्कुल माउथ के पीछे की तरफ भी फेरिंक्स है। ये देखें फेरिंक्स है, तो माउथ के पीछे की तरफ मौजूद होता है। देयर आर सेवरल ओपनिंग्स इन द फेरिंक्स, फेरिंक्स के अंदर कई ओपनिंग्स है। नेज़ल कैविटी भी इसके अंदर ओपन हो रही है, ओरल कैविटी भी इसी के अंदर ओपन हो रही है। फेरिंक्स के अंदर एयर इज चैनलाइज्ड फ्रॉम फेरिंक्स इनटू लैरिंक्स। अब हवा ने फेरिंक्स से कहाँ पे जाना है? फेरिंक्स से मैंने आपको वो बना के दिखाया था ना, इस तरह करके। अब हवा ने फेरिंक्स से इस जगह पे आ जाना है, तो इस जगह पे सबसे पहले ओपनिंग है, इस ओपनिंग को ग्लोटिस कहते हैं। तो सबसे पहले हवा जो है वो कहाँ पे आएगी? ग्लोटिस। ग्लोटिस के बाद ये फेरिंक्स में, लैरिंक्स में आएगी, जो ऑरेंज वाला पार्ट था। ठीक है। तो हवा ने अब फेरिंक्स से लैरिंक्स में आना है। वो कहते हैं लैरिंक्स क्या है? जो ऑरेंज वाला पार्ट है लैरिंक्स, यहाँ पे इन्होंने ये दिखाया हुआ है, ये लैरिंक्स है। ठीक है। लैरिंक्स वॉइस बॉक्स है, इंपॉर्टेंट बात है, इसी से आपकी वॉइस प्रोडक्शन होती है। जो मैं बोल पा रही हूँ, मेरी आवाज़ें आपको आ रही हैं, ये मेरे लैरिंक्स की वजह से मुमकिन है, थैंक्स टू दिस लैरिंक्स। ठीक है। ये एक कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर है, इसमें ये कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। लैरिंक्स कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है। सही हो गया। इट्स साउंड्स द अपर एंड ऑफ द ट्रेकिया। खुद ही आप देखें, आपके सामने है, ये लैरिंक्स है। तो लैरिंक्स जो होता है, ये पूरा ट्रेकिया है ना, ये वाइट वाला, तो ट्रेकिया के अपर एंड को सराउंड किया हुआ है इस लैरिंक्स ने। वही बात वो कह रहा है। आगे वो कहता है कि लैरिंक्स की जो कैविटी होती है दैट इज़ कॉल्ड ग्लोटिस। जो लैरिंक्स, ये लैरिंक्स है, लैरिंक्स की जो ओपनिंग होती है, जो खाली जगह होती है, ये वाली जो आपको ओपनिंग नज़र आ रही है, इस ओपनिंग को ग्लोटिस कहते हैं। ठीक हो गया। अब जब ये ऐसे करके यहाँ पे पड़ा हुआ है, सही हुआ। फेरिंक्स के बाद मैंने आपको बताया था ऐसे करके स्ट्रक्चर पड़ा होता है। ठीक हो गया। अब इसमें भी खाना जा सकता है, क्योंकि ये खुली जगह है, ओपन है, तो खाना यहाँ पे भी एंटर कर सकता है। तो फेरिंक्स के अंदर अल्लाह ताला ने एक छोटू सा स्ट्रक्चर रख दिया है, ऐसे करके। ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो होता है, आपको नज़र नहीं आ रहा, ये फेरिंक्स है। फेरिंक्स में ऐसे करके मान लो ब्लैक से मैंने बनाया हुआ है, छोटू सा स्ट्रक्चर है जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं।
एपी मीन्स ऊपर, ग्लोटिस मीन ग्लोटिस, मतलब इसने आना है और इसने आके जो ग्लोटिस है ना इसको ऐसे करके कवर कर देना है। जब ये ऐसे करके कवर हो जाएगा ना तो ये रास्ता बंद हो गया। अब इस रास्ते में से खाना नहीं गुजर सकता, तो खाने को मजबूरन यहाँ से फूड पाइप में ही जाना पड़ेगा। सही हो गया। या ये रास्ता मैंने बंद कर दिया ऐसे करके। कैसे बंद कर दिया? वो जो फेरेंक्स के अंदर एक छोटू सा फ्लैप लाइक कार्टिलेज था, ठीक है, ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है एपिग्लोटिस। इस ये ढकना है, इस ढकने ने आना है, आके इस ग्लोटिस के ऊपर ऐसे गिर जाना है। तो ये रास्ता आप खुद ही देखें बंद हो गया है, इस रास्ते में कोई चीज़ नहीं जा सकती। तो मजबूरन फिर जो फूड है उसको फूड पाइप में, दूसरा रास्ता खुला हुआ है फूड पाइप वाला, तो अब उसको फूड पाइप में से गुजरना पड़ेगा। अच्छा, अब वो कहता है वही बात, एपिग्लोटिस भी एक स्ट्रक्चर है जो कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है। सही हो गया। इंपॉर्टेंट बात है, ये जो ढकना है, ये जो एपिग्लोटिस है, ये भी कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है। कार्टिलेज क्या होती है? बोन्स, बड़ी सख्त चीज़ होती है। बोन एक सख्त टिश्यू है। बोन, कार्टिलेज बड़ा नरम सा है। जैसा कि आप अपने कानों को हाथ लगाएं तो ये जो ईयर लोब्यूल है, कान है ना, ये कार्टिलेज के मिलके बने हुए हैं। आपकी नोज़ को हाथ लगाएं, हड्डी भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हड्डी तो बहुत सख्त होती है, तो ये कार्टिलेज है आपकी। तो इसी तरह की एपिग्लोटिस कार्टिलेज होती होगी। अब क्या हुआ, ये देखें, हमने इसको पढ़ लिया, ग्लोटिस को पढ़ लिया, हमने लैरिंक्स को पढ़ लिया कि लैरिंक्स एक वॉइस बॉक्स है, इसमें से वॉइस प्रोडक्शन होती है, और ये लैरिंक्स पूरा कार्टिलेज का मिलके बना हुआ है ये सारा। अब उसके नीचे की तरफ ये सारा ट्रेकिया आ जाता है। ठीक हो गया, ये सारा ट्रेकिया जो ब्लू वाला आपको नज़र आ रहा है। अब ये जो ट्रेकिया होता है ना, ऐसे करके है, ठीक, ये भी कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है। ठीक हो गया। तो ट्रेकिया क्या है? ये एक लंबी सी ट्यूब है जो फेरेंक्स से लंग्स की तरफ जा रही है। ये देखिए, एक लंबी सी ट्यूब है जिसने ऊपर फेरेंक्स से नीचे लंग्स की तरफ जा रही है। देखिए, नीचे लंग्स की तरफ जा रही है, ठीक है। इट इज़ हेल्ड परमानेंटली ओपन बाय सी शेप्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इन इट्स वॉल्स। ये जो ट्रेकिया ना, इसके वॉल के अंदर ऐसे करके सी शेप्ड मतलब ऐसे करके, पूरी नहीं बंद, ऐसे हैं, सी शेप्ड कार्टिलेज के रिंग्स हैं ट्रेकिया की वॉल के अंदर ऐसे करके, ठीक है। इन रिंग्स की वजह से ट्रेकिया जो होता है ना, हमेशा खुला रहता है, बंद नहीं रहता। मतलब होता क्या है दरअसल, ये मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना चाहती हूँ, क्योंकि अगली लाइन आपको तभी समझ आएगी। वो कहता है जब भी हवा में अंदर लेके जाती हूँ ना जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर मैंने आपको बताया, एक बार मैं हवा अंदर लेके जाती हूँ, एक बार मैं हवा बाहर निकालती हूँ। मैं ऐसे नहीं करती, सारे लोग ऐसे करते हैं। ठीक हो गया। तो ये जो ब्रीदिंग है ना, मैं ब्रीदिंग कर रही हूँ, ब्रीदिंग में क्या होती हैं? दो चीज़ होती हैं, ठीक है। ब्रीदिंग में एक होती है, एक बार मैं हवा अंदर लेके जाती हूँ, इस प्रोसेस को कहते हैं इनहेलेशन। या हमने डिटेल में पढ़ना है अगले लेक्चर में, अपने से कोई बात नहीं बताऊंगी। और एक प्रोसेस है जिसमें मैं अगले लम्हे में हवा को बाहर निकालती हूँ, और उसको कहते हैं एक्सहेलेशन। ठीक हो गया। अच्छा, इनहेलेशन में हवा अंदर लेके जा रही हूँ। कभी आपने सोचा हवा अंदर ही क्यों जा रही है? क्यों हवा अंदर जाती है, इसको मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट देना चाहूँगी। वैसे तो आगे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में बातें हमने डिटेल में पढ़नी और पढ़नी बहुत ज़रूरी है, लेकिन हल्का सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे देना ज़रूरी है। ये फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, ठीक है। मैंने आपको बताया, अगर एक पर्सन है, ये हवा को अंदर लेके जा रहा है, तो हवा अंदर ही क्यों जा रही है? हवा बाहर से अंदर ही क्यों जा रही है? अंदर, ठीक है जी। आपने एक बात याद रखनी है, चीज़ें हमेशा जो है ना, ये बात आगे मुझे आपको दोबारा बतानी पड़ेगी, लेकिन मैं दोबारा यहाँ पर भी बता देती हूँ, सिर्फ इस एक लाइन को समझाने के लिए। बल्कि मैं सोच रही हूँ जब हम अगला पढ़ेंगे, ये वाला मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ये हमने डिटेल में पढ़ना है, तो जब हम ये पढ़ेंगे ना, तभी मैं आपको ये लाइन समझा दूँ, ठीक है। इस लाइन पे हम दोबारा आएंगे, क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्ट वो वाला यहाँ पे अप्लाई होता है। तो जब मैं वो समझाऊंगी तो तभी मैं आपको ये लाइन एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक हो गया। तो इस एक लाइन को सिर्फ एक बार थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। सही हो गया। अच्छा, चलिए अब हम डू यू नो पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितने भी सीलियाँ होती हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर हेयर लाइक, ये बीट करते हैं टुवर्ड द बैक ऑफ द थ्रोट। इन्होंने कैसे बीट करना है? ये जो छोटे छोटे मैंने आपको सीलिया बताए, ये जो छोटे छोटे बाल हैं, खूबसूरत से सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं, इन्होंने ना कैसे बीट करना है? ये अगर वो नोज़ के अंदर मौजूद है तो उन्होंने ऐसे बीट करना है, ऐसे। मतलब उन्होंने म्यूकस को प्रोपेल करना है या फेंकना है टुवर्ड द फेरिंग्स। और दूसरा, अगर वो नीचे की तरफ सीलियाँ हैं तो उन्होंने कैसे बीट करना है, आप मुझे खुद बताएं, क्योंकि म्यूकस को हमने ना फेरिंग्स की तरफ लेके आना है, गले में लेके आना है। तो खुद ही सोचें, ये सीलिया ऐसे बीट करेंगे, ऐसे। ये वाले सीलिया ऐसे बीट कर रहे हैं टुवर्ड द फेरिंग्स, और ये वाले सीलिया ऊपर की तरफ बीट कर रहे हैं। मेरा बताने का मकसद है ऐसे, ताकि वो जो म्यूकस है उसको ऊपर की तरफ यहाँ पे फेंका जाए, यहाँ पे जो फेरिंग्स पड़ा हुआ है। तो यही बात उन्होंने लिखी हुई है कि ये जो सीलिया, इन्होंने रेस्पिरेटरी सिस्टम में कैसे बीट करना है, टुवर्ड द बैक ऑफ थ्रोट। इन्होंने गले के पीछे की तरफ बीट करना है, इन्होंने टुवर्ड द फेरिंग्स बीट करना है। फेरिंग्स को थ्रोट कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने टुवर्ड द बैक ऑफ थ्रोट, जो गला है उसकी तरफ बीट करना है। अप फ्रॉम द लंग्स, अगर वो लंग्स के अंदर मौजूद है तो ऊपर की तरफ बीट करेंगे, ऐसे, ताकि उस म्यूकस को ऊपर की तरफ फेंका जाए, ठीक है।
अप फ्रॉम द लंग्स एंड डाउन फ्रॉम द नोज़। और अगर वो नोज़ के अंदर मौजूद है, ठीक है, तो वो बीट कैसे करेंगे खुद ही आप सोचें। अगर मैंने इस म्यूकस को यहाँ पे लेके आना है तो उनको नीचे की तरफ बीट करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे डाउन नीचे की तरफ बीट करना पड़ेगा। सही हो गया। उसके बाद वो कहते हैं इतने ये सीलिया पावरफुल हैं कि 1 मिनट में 1000 टाइम्स बीट कर रहे हैं। खुद सोचें, सिर्फ 1 मिनट में 60 सेकेंड में 1000 बार बीट कर लेते हैं। ये कितने इनका मतलब अल्लाह ताला ने इनको कैसा खूबसूरत बनाया है। ठीक हो गया। तो आगे हम पढ़ लेते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया हमने पढ़ लिया, सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग से मिलके बना हुआ है। इन कार्टिलेज रिंग्स ने क्या करना है, ट्रेकिया को हमेशा खुला रखना है, ट्रेकिया को कभी बंद नहीं होने देना। मतलब ट्रेकिया की वॉल ऐसे हमेशा खुली रहें, कभी पिचक ना जाए, कभी बंद ना हो जाए। अच्छा, आगे हम पढ़ लेते हैं ट्रेकिया जो है ना, वो ये ट्रेकिया आगे जाएगा 2 ट्यूब्स के अंदर डिवाइड होता है जिनको ब्रोंकस कहते हैं। ये दोनों को मिलके ब्रोंकाई कहेंगे, एक को ब्रोंकस कहेंगे। ठीक है। द वन लीडिंग टू ईच लंग, एक ब्रोंकस एक लंग की तरफ जा रहा है, दूसरा ब्रोंकस दूसरे लंग की तरफ जा रहा है। अब लंग्स के अंदर क्या होगा, हर ब्रोंकस मजीद डिवाइड होगा, होता जाएगा और हो के उसने बड़ी छोटी छोटी सी ट्यूब्स ब्रांचेस बना देनी है जिनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ये मैंने आपको डिटेल में पहले समझाया है। ठीक है। लंग्स के अंदर इस ब्रोंकाई ने डिवाइड हो के छोटे ट्यूब ब्रोंक्यूल्स बना देनी है। फिर आगे क्या होगा, अच्छा अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने आपको बताया था ट्रेकिया के वॉल के अंदर सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स थी। ठीक है। लेकिन जो ब्रोंकाई की वॉल है ना, ये ब्रोंकाई, इसकी वॉल के अंदर जो और यहाँ पे जो कार्टिलेज रिंग्स थी सी शेप्ड थी, मतलब उनकी एक रेगुलर शेप है। लेकिन जो ब्रोंकाई ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई, लेकिन जो ब्रोंकाई के अंदर कार्टिलेज है ना वो प्लेट इरेगुलरली शेप कार्टिलेज है। एक तो उनकी रेगुलर शेप नहीं है, वहाँ पे रेगुलर शेप थी सी शेप, यहाँ पे रेगुलर शेप नहीं है, किसी भी शेप की हो सकती है वो कार्टिलेज। प्लेट ऑफ कार्टिलेज की प्लेट्स हैं, जिस तरह प्लेट लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता ऐसे फ्लैट सा, उस तरह की यहाँ पे कार्टिलेज है। ठीक है। यहाँ पे तो सी शेप्ड कार्टिलेज थी, मतलब ये कार्टिलेज। लेकिन अगर मैं ये ब्रोंकाई की बात करूँ, ये ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई के अंदर ऐसे करके प्लेट्स ऑफ कार्टिलेज हैं, ऐसे फ्लैट सी प्लेट ऑफ कार्टिलेज हैं। ठीक है। अच्छा, और वो ये रेगुलर शेप थी, ये इरेगुलर शेप है, वो ये बात कर रहे हैं। इसके अलावा वो कह रहा है कि इन कार्टिलेज का, ये जो प्लेट शेप्ड कार्टिलेज है, इनका भी यही मकसद होता है कि इन ब्रोंकाई को, ट्यूब्स को परमानेंटली ओपन, हमेशा के लिए ओपन रखा जाए, बंद ना हो वो ट्यूब्स, हमेशा खुली रहें, बेशक हवा अंदर जा रही है नहीं जा रही, हमेशा खुली रहें। अच्छा, अब ब्रोंकाई के आगे मैंने आपको बताया छोटी ट्यूब्स है जिनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स जो होती हैं उन्होंने मज़ीद आगे डिवाइड होना है छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर जिनको एल्वुलर डक्ट्स कहते हैं। ठीक हो गया। मैंने आपको बताया जो ब्रोंकाई होती हैं इन्होंने ऐसे करके आगे डिवाइड होना है। ये एल्वुलर डक्ट्स के अंदर सारी एल्वुलर डक्ट्स इक्वल डायमीटर की होती हैं। डायमीटर क्या होता है, ये डायमीटर होता है, इसको डायमीटर कहते हैं। ठीक है। मतलब अगर एक ट्यूब है ना ऐसे करके, तो ये उसका डायमीटर होगा। तो सारी जो एल्वुलर डक्ट होती है ना उनका डायमीटर इक्वली होता है। और एल्वुलर डक्ट जो होती है वो मज़ीद आगे ऐसे करके डिवाइड होगी इस तरह के स्ट्रक्चर्स में। ये जो अंगूरों के गुच्छे की तरह स्ट्रक्चर है ना, ये जो ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर है, देखें जैसे अंगूर लगे होते हैं, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं एल्वुलर सैक या एयर सैक। एल्वुलर सैक या एयर सैक। ठीक है। वो कहते हैं एल्वुलर डक्ट ने मज़ीद आगे एंड होना है छोटे छोटे से बैग लाइक स्ट्रक्चर। याद रखें, आपका जो बैग होता है ना वो भी ऐसा करके होता है, जिसमें आप यहाँ से चीज़ें डालते हैं और यहाँ ऐसे करके वो होता है ना, तो ये भी इसी तरह के स्ट्रक्चर है। देखिए एक तरफ से बंद है, एक तरफ से खुले हैं, तो बैग लाइक स्ट्रक्चर है। इसलिए वो कहते हैं होलो बैग्स, होलो का मतलब खाली, अंदर से खाली बैग्स हैं जिनको एयर सैक्स कहते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को हमने एयर सैक कहना है या एल्वुलर सैक कह लें। और एक एक स्ट्रक्चर का नाम क्या है, एल्वुलाई, एल्वुलस। ठीक है। एक एक स्ट्रक्चर को एल्वुलस कहते हैं, सबको मिला के एल्वुलर सैक या एयर सैक कहेंगे। अच्छा, वो कहता है कि इनको एयर सैक्स कहते हैं। और एयर सैक्स के अंदर ये जो पूरा एयर सैक है इसके अंदर छोटे छोटे से स्ट्रक्चर होते हैं, बबल लाइक पॉकेट्स, जैसे बबल नहीं होते बुलबुले, उनकी तरह पॉकेट्स हैं जिन, ठीक है, उनको एल्वुलाई कहते हैं। एक एक स्ट्रक्चर को मैंने आपको बताया एल्वुलाई कहेंगे। और एल्वुलाई ही रेस्पिरेटरी सरफेस है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ऑफ द मैमल्स की, ह्यूमन बीइंग और भी एनिमल्स आते हैं मैमल्स के अंदर। तो मैमल्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, जो गैशियस एक्सचेंज होना है, वो इन एल्वुलाई के लेवल पे होता है। क्यों? अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने एल्वुलाई को ऐसे ही क्यों बनाया, मतलब एल्वुलाई ऐसे भी तो हो सकते थे ना, मतलब इस तरह का ये जो पूरा एल्वुलर सैक है वो ऐसे ही क्यों है, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनाने की क्या ज़रूरत है। ये इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट होता है। खुद ही आप मुझे बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे अगर देखो मैंने आपको बताया इसके ऊपर ब्लड वेसल्स होंगी, ऐसे ही होगा ना, यहाँ पे इसके ऊपर सारी ब्लड वेसल्स हैं, तो यहाँ से
यहाँ पे गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस होना है। गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस है, ऊपर से जो हवा आ रही है ना यहाँ पे, उस हवा के अंदर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ने यहाँ पे एंटर कर जाना है। और ये जो ब्लड यहाँ पे आ रहा है, इस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, शुरू से हम यही पढ़ते आ रहे हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड ने यहाँ पे चले जाना है। तो ये जो गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता, अगर इस सरफेस से होता तो उतने अच्छे तरीके से ना हो पाता। क्यों? क्योंकि देखें इधर सरफेस एरिया कम है, बस यही सरफेस एरिया बस। लेकिन यहाँ पे देखें सरफेस एरिया कितना ज़्यादा है, यहाँ से 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 कितना ज़्यादा सरफेस एरिया है। तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो गैशियस एक्सचेंज ज़्यादा हो पाएगा, ज़्यादा गैशियस एक्सचेंज अच्छी बात है। इसलिए अल्लाह ताला ने इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया है, इस तरह का नहीं बनाया। देखें अल्लाह ताला की हिकमत, ठीक है। इसलिए इंसान अपने अंदर ही गौर कर लेना तो उसको अल्लाह ताला की हिकमत और अल्लाह ताला की इतनी खूबसूरत कारीगरी नज़र आ जाती है। ठीक हो गया। और इंसान ये कहीं बगैर नहीं रह सकता कि पूरी दुनिया को बनाने वाली फिर एक ही ज़ात है जो कि अल्लाह ताला की ज़ात है। ठीक है, अब ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बार बार डिटेल में पढ़ा दिया, दोबारा एक बार बता देती हूँ कि यही वाले जो एल्वोलाई हैं, ये वही एल्वोलाई का स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया हुआ इसी का, ये एक एल्वोलाई, ठीक है। ये जो एक एल्वोलाई है ना, इसी को उन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है। देखें उसके ऊपर मैंने आपको बताया ब्लड वेसल्स का जाल बिछा हुआ है जिनको कैपिलरीज कहते हैं, ठीक है। ये देखें कैपिलरीज, और कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड आ रहा होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब वो ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। फिर वो चूँकि एक वेस्ट गैस थी तो उस वेस्ट गैस को हमने यहाँ पर फेंक दिया इस एयर के अंदर, और ये जो हवा आ रही थी उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा थी, तो उस ऑक्सीजन अच्छी चीज़ है, तो उस ऑक्सीजन को मैंने ले लिया। देखें ये ऑक्सीजन यहाँ पे एंटर कर रही है, ठीक। और जब ऑक्सीजन यहाँ पे एंटर की तो ये ब्लड अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया है। अब इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है, ये साफ़ ब्लड है। अब ये ब्लड पूरी बॉडी में फिर चला जाएगा और पूरी बॉडी के सेल्स को जाके दोबारा ऑक्सीजन दे देगा, ठीक हो गया। और वो जो हवा थी उस हवा में अब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा आ चुकी है, उस हवा को फिर हम बाहर निकाल देंगे बॉडी से, ठीक हो गया। अब लंग्स को अब हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। फिर अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।